नमस्कार दोस्तों, सम्मानित एसबीए एवं विकास अधिकारी साथियों व अभिकर्ता बंधुओं, आप सभी का किसान इंश्योरेंस सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलआईसी के यूनिट लिंक प्लान निवेश प्लस प्लान नंबर 849 की। लेकिन इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि यदि अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बेल बटन है उसको दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस जो भी हम अपलोड करें वो आपको तुरंत मिल जाएं और आप उनको देख करके अपना ज्ञान वर्धन करें और मार्केट में निकल करके अच्छे से अच्छा काम करके दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, ऐसी हमारी कामना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्लान निवेश प्लस प्लान नंबर 849। दोस्तों, ये यूनिट लिंक प्लान है और यूनिट लिंक प्लान के हर पहलू को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस कारण से हमने प्लान नंबर 849 निवेश प्लस को दो पार्ट में कवर किया है, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो पहले पार्ट में हमने इसके जनरल फीचर्स, बेनिफिट्स और फंड के टाइप्स वगैरह के में बात की है, और दूसरे वाले पार्ट में चार्जेस और फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्जेस कितने होते हैं, और उसके बाद डिसकंटिन्यू फंड क्या होता है, पार्सल विड्रॉ के बारे में बात करेंगे और सरेंडर पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला पार्ट 1 और उसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो सबसे पहले बेसिक सम एश्योर्ड, और बेसिक सम एश्योर्ड को देखने के लिए सबसे ज़रूरी है इसमें ऑप्शन 2 रखे गए हैं। पहला ऑप्शन 1 है। 1 ऑप्शन में जो सम एश्योर्ड होगा वो सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना होगा, और जो दूसरा ऑप्शन है, जो ऑप्शन 2 है, उसमें सिंगल प्रीमियम का 10 गुना रिस्क कवर होता है। कम से कम उम्र होती है जब हम बीमा कर सकते हैं। बच्चा 90 दिन का कंप्लीट हो जाना चाहिए, हम बीमा कर सकते हैं, चाहे ऑप्शन 1 हो या 2, दोनों में। और इसके अलावा जो मैक्सिमम जो अधिकतम जो एंट्री की एज है वो 70 साल है ऑप्शन 1 में, और 35 साल है नियर बर्थडे पे ऑप्शन 2 में। अब इसमें पॉलिसी के टर्म की बात करते हैं। तो टर्म इसमें डिपेंड करता है ऑप्शन के आधार पर। ऑप्शन 1 में जहाँ समय से और सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना होता है, वहाँ पर हम टर्म 10 साल से लेके 25 साल का टर्म दे सकते हैं। लेकिन ऑप्शन 2 में जहाँ पर जो रिस्क कवर है वो प्रीमियम का 10 गुना होता है, वहाँ पर एज एट एंट्री यदि 25 साल से कम है तो 10 से 25 साल का टर्म दिया जा सकता है। यदि ऑप्शन 2 में हम बीमा दे रहे हैं और एज एट एंट्री 26 से 30 साल के बीच में है, तो यहाँ पर 10 से और 20 साल के बीच का टर्म दिया जा सकता है। और ऑप्शन 2 में ही यदि एज एट एंट्री यानी कि जिस समय बीमा कर रहे हैं वो उम्र 31 से 35 के बीच में है, तो केवल 10 साल का टर्म ही दे सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा है प्रीमियम। मिनिमम प्रीमियम यानी कम से कम प्रीमियम 1 लाख रुपए अवश्य होना चाहिए। मैक्सिमम यानी अधिकतम कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा दिया जा सकता है। प्रीमियम जितना भी बढ़ता चला जाएगा 1 लाख से ऊपर, वो 10,000 के मल्टीपल में होना चाहिए। प्रीमियम पेइंग टर्म सिंगल प्रीमियम है, एक बार ही पैसा जाएगा। जो मैच्योरिटी एज है वो कम से कम मैच्योरिटी एज है वो 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि हम 1 साल के बच्चे को कम से कम 17 साल का बीमा हमें देना जरूरी होगा, उससे पहले मैच्योर नहीं हो सकती। यानी कि बच्चा मैच्योर हो जाना चाहिए। और जहाँ तक मैक्सिमम यानी अधिकतम मैच्योरिटी की जो एज की बात है, तो यहाँ पर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करती है। यदि ऑप्शन 1 लिया है जहाँ पर रिस्क कवर 1.25 गुना होता है, वहाँ पर 85 साल तक हो सकता है उम्र तक नियर बर्थडे पर, और जहाँ ऑप्शन 2 लिया है वहाँ पर केवल 50 साल की उम्र तक बीमा कंप्लीट हो जाना चाहिए, मैच्योर हो जाना चाहिए, उसके बाद अलाउ नहीं है। अब आती है बात दोस्तों बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स में सबसे पहले मैच्योरिटी बेनिफिट्स। मैच्योरिटी बेनिफिट में क्या होगा कि जिस समय जो भी हमने टर्म लिया, जो भी हमने टर्म पॉलिसी ग्राहक को जो दिया या उसने जो लिया और पॉलिसी का टर्म पूरा हो गया, तो पॉलिसी का टर्म पूरा होते ही
चाहे वो 10 साल का हो, 11 का हो, 15 का हो, 20 का हो या 25 का, जो भी फंड वैल्यू पॉलिसी होल्डर के अकाउंट में होगी, वो फंड वैल्यू उसी हिसाब से जितनी यूनिट्स उस समय होंगी, उस यूनिट्स को, जो उसकी यूनिट्स की उस समय वैल्यू होगी, जो एनएवी चल रही होगी, उससे मल्टीप्लाई करके जो भी फंड वैल्यू होगी वो वापस कर दी जाती है, मैच्योरिटी पर पेमेंट कर दी जाती है। अब आती है बात डेथ बेनिफिट की। दोस्तों डेथ बेनिफिट के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा सोचना होगा, क्योंकि ये पॉलिसी 90 दिन के बच्चे की हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं एलआईसी में रिस्क कवर या तो 8 साल एज पूरी हो जाए या कम से कम 2 साल पॉलिसी चल जाए तभी स्टार्ट होता है। इसमें जो भी पहले आ जाए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, यदि हम 90 दिन के बच्चे का कोई बीमा करते हैं तो उसका जो रिस्क कवर स्टार्ट होगा तुरंत नहीं होगा, 2 साल 90 दिन के बाद स्टार्ट होगा। और अगर 1 साल के बच्चे का बीमा करते हैं तो उसका रिस्क कवर 3 साल की उम्र के बाद स्टार्ट होगा। 2 साल की उम्र के बच्चे का बीमा करते हैं तो उसका रिस्क कवर उसके 2 साल बाद यानी कि 4 साल की उम्र से स्टार्ट होगा। ऐसे 3 साल के बच्चे का बीमा करते हैं तो उसमें फिर 2 जोड़ दीजिए, यानी 5 साल की उम्र होने के बाद स्टार्ट होगा। 5 साल के बच्चे का बीमा करते हैं तो उसमें फिर 2 जोड़ दीजिए, यानी 7 साल की उम्र के बाद स्टार्ट होगा। लेकिन जैसे 7 साल की उम्र होती है तो वहाँ पर 2 साल का वेट नहीं किया जाता है, क्योंकि 8 साल पहले पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो उसका स्टार्ट हो जाएगा वो 1 साल के बाद ही, यानी 8 साल की उम्र होते ही स्टार्ट हो जाएगा। और 8 साल के बाद जो बीमा करते हैं तो वो तुरंत स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु जिसकी उम्र 8 साल से कम है, रिस्क कवर या रिस्क कवर स्टार्ट नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में केवल जो उस समय उनके अकाउंट में जो फंड वैल्यू बनती है, जो यूनिट होती हैं उनकी, उस समय जो एनएवी चल रही होती है उसकी मल्टीप्लाई करके जो फंड वैल्यू बनती है वो पेमेंट कर दी जाती है। लेकिन जब रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है, जब रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है, रिस्क कवर कब स्टार्ट होता है? जब 8 साल की उम्र पूरी हो जाए या 2 साल बीमा चल जाए, तो वहाँ पर जो मिलता है वो मिलता है, 2 चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो समय शॉर्ट देखा जाता है, एक तो समय शॉर्ट देखा जाता है, और उस समय शॉर्ट में से पिछले 2 सालों में जो भी कोई पार्शियल विड्रॉ किया हुआ है वो माइनस हो जाता है, वो ख़त्म, वो उसमें से घटा देते हैं। या जो उस समय फंड वैल्यू बनी हुई होती है, जो भी ज़्यादा होता है इसमें से वो पेमेंट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बताऊँ आपको, यदि समय शॉर्ट किसी ने प्रीमियम 10 लाख रुपए का बीमा लिया किसी पॉलिसी धारक ने, और उसका जो रिस्क कवर उसने जो है 1.25 गुना लिया, यानी कि 12.5 लाख रुपए का रिस्क कवर लिया, और कोई भी उन्होंने पार्शियल विड्रॉल नहीं किया। मान लीजिए उनकी फंड वैल्यू उस समय 11 लाख बनती है तो उनको 12.5 लाख मिलेंगे। और मान लीजिए इनकी फंड वैल्यू 18 लाख हो जाती है, या 13 लाख हो जाती है, या 14 लाख हो जाती है, या 15 लाख हो जाती है, तो यूनिट की फंड वैल्यू मिलेगी, यानी जो भी ज़्यादा होगा इन दोनों में से वो पेमेंट किया जाएगा। अब आती है बात दोस्तों कि जो फंड हैं वो कौन कौन से हैं। ये यूनिट लिंक प्लान जो होते हैं उनकी ड्राइविंग सीट पर हमारे जो पॉलिसी धारक होते हैं वो होते हैं, लेकिन उससे पहले भी एलआईसी ने अपने हिसाब से भी फंड का मैनेजमेंट रखा है कि कितना पैसा हम किस फंड में कहाँ रखेंगे। जैसे कि बॉन्ड फंड की बात है, अब बॉन्ड फंड में उन्होंने कहा कि हम कम से कम 60% से कम पैसा गवर्नमेंट गारंटीज या गवर्नमेंट या सिक्योरिटीज कॉर्पोरेट डेप्ट में से कम नहीं रखेंगे, यानी 60% पैसा, यानी अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए किसी ने तो 100 रुपये में से 60 रुपये बॉन्ड फंड में गवर्नमेंट गारंटीज में रहेंगे। बाकी 40 रुपये यानी 40%, 40 रुपये यानी 40% उसमें जो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उसमें जाएगा। ये बॉन्ड फंड का है, लेकिन इसमें इक्विटी शेयर मार्केट में कोई पैसा नहीं जाएगा। ये जस्ट लाइक ये हमारे जो कन्वेंशनल प्लान, यानी कि जो जीवन लाभ या जीवन आनंद या इस तरह के प्लान जो है, पैटर्न इसका बिल्कुल वही है इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, बहुत लो रिस्क रहता है। अब दूसरा फंड आता है, वो होता है थोड़ा सिक्योर फंड है। इसमें क्या कहा, पहले वाले में कम से कम 60% पैसा गवर्नमेंट गारंटीज या गवर्नमेंट में रखना है, लेकिन यहाँ पर उसको थोड़ा सा 15% कम करके कम से कम 45% तो फिर भी गवर्नमेंट गारंटी या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में
रखना पड़ेगा। अब और अधिकतम उसमें पहले वाले में तो 100% तक भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर 85% यानी 15% पैसा है आपको इसमें नहीं रखना। और ये 15% पैसा जाएगा कहाँ? ये 15% पैसा जो जाएगा वो जाएगा इक्विटी शेयर मार्केट में, यानी कम से कम 15% पैसा इसमें रखना जरूरी है, चाहे मार्केट अप हो रहा हो या डाउन हो रहा हो। और अगर इसमें मैक्सिमम 55% तक हमारा फंड मैनेजमेंट पैसा ले जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लोअर टू मीडियम रिस्क रहता है और बीच में पैसा मनी मार्केट में भी 40% तक रखा जा सकता है, यानी कि इनके बीच में ही कहीं ना कहीं हमारा कैलकुलेशन चलेगा। कुल मिलाकर के ये भी है कि 45% से कम गवर्नमेंट गारंटीज में होगा, 40% मान लीजिए मनी मार्केट में हो गया, तो 40 और 45 85% होगा, तो 15% शेयर मार्केट में जाना भी जरूरी है, क्योंकि उससे कम नहीं रहना चाहिए। अब आता है बैलेंस फंड में। बैलेंस फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर 30% यहाँ पे भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट गारंटी सिक्योरिटीज़ में या कॉर्पोरेट डेब्ट में जाना जरूरी है, कम से कम 30% पैसा। और इस पैसे को 30 से लेकर के 70 तक भी ले जाया जा सकता है। अब उसी तरह से मनी मार्केट में भी 40% तक पैसा रख सकते हैं शॉर्ट टर्म, और उसके बाद इसमें 30% से पैसा जो है इक्विटी में रखना अनिवार्य है कम से कम, और अधिकतम 70% तक इसमें ले जाया सकता है। इसमें मीडियम रिस्क है। अब इसमें जैसे मान लीजिए 30% गवर्नमेंट गारंटीज में हो गया, 30% आप जो है वहाँ पर हो गए, 40% मनी मार्केट में, यानी 100% हो गया। अब ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हमारा जो फंड मैनेजमेंट है वो इसको करता रहेगा। अब आता है ग्रोथ फंड। अब ग्रोथ फंड में भी हमें कम से कम 20% पैसा गवर्नमेंट या गवर्नमेंट गारंटीड सिक्योरिटीज़ में, कॉर्पोरेट डेब्ट में रखना अनिवार्य है, और मैक्सिमम 60% तक रख सकते हैं। यानी कि हमारा फंड मैनेजमेंट भी फंड मैनेज करेगा कि यदि शेयर मार्केट गिर रहा है तो पैसे को निकाल करके गवर्नमेंट गारंटी इसकी सिक्योरिटीज में 7% तक ले जा सकता है, लेकिन 40% फिर भी वो पैसा जो है वो इक्विटी शेयर में रह सकता है, और मैक्सिमम 80% तक रह सकता है। मनी मार्केट का जहाँ तक सवाल है वहाँ पर 40% तक पैसा जाएगा। यहाँ हाई रिस्क है, यानी कि 40 से 80 शेयर मार्केट में तो हमारा फंड मैनेजमेंट भी कर सकता है, और 20 से 60 यानी कि यहाँ से 40% शेयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ले जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी आपको भी फंड मैनेजमेंट के अधिकार दिए हैं, जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे। फंड को एक से दूसरे में स्विच करने का अधिकार आपको भी दिया है। आप 4 बार फ्री कर सकते हैं, उसके बाद भी आप कितने बार भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि इसमें फंड को स्विच करने के लिए एक रिटिन में एक प्रार्थना पत्र पॉलिसी धारक की तरफ से आएगा, और वो पॉलिसी धारक की तरफ से जो प्रार्थना पत्र आएगा वो 3 बजे से यदि पहले आ जाता है तो उस दिन की जो NAV है वो उस फंड की अलॉट कर दी जाएंगी, और जो वो चाहता है। और यदि 3 बजे के बाद आता है तो जो वो फंड चाहता है स्विच करना, उस फंड की जो NAV है वो दूसरे अगले दिन की जो NAV होगी वो उनके फंड में क्रेडिट कर दी जाती है। दोस्तों, इसके बाद जो सबसे एक चीज़ है इसमें ऑप्शनल बेनिफिट में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, सिंगल प्रीमियम में होते हुए भी इसमें एक्सीडेंटल का डेथ बेनिफिट का प्रावधान दिया गया है, और ये पॉलिसी के शुरू होने के समय भी लिया जा सकता है या बीच में भी कभी भी पॉलिसी एनिवर्सरी पर लिया जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें मिनिमम एंट्री एज जो है राइडर में 18 साल होती है, लेकिन वो पॉलिसी हमारी 90 दिन के बाद हो जाती है, तो लिहाजा 90 दिन से लेकर के 18 साल तक हम एक्शन बेनिफिट नहीं दे सकते। 18 साल जैसा कंप्लीट होता है तो पॉलिसी एनिवर्सरी पर ये दिया जा सकता है, और इसमें मैक्सिमम इसकी जो एंट्री एज है वो 65 साल तक दिया जा सकता है, और जो कवर रहेगा वो 70 साल की उम्र तक रहेगा। समय शॉर्ट मिनिमम 10,000 रुपये का, और मैक्सिमम जितना हमारा बेसिक समय शॉर्ट उसके बराबर। और सारी पॉलिसियों को मिला करके, केवल बीमा जीवन शिरोमणि को छोड़ करके हम सारी पॉलिसियों को मिला करके LIC की जो भी है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आती है बात दोस्तों गारंटीड एडिशन। ये पॉलिसी का बहुत बढ़िया फीचर है, बहुत सेलिंग फीचर है। यूनिट लिंक मार्केट का प्लान होते हुए भी LIC में इसमें
LIC ने इस प्लान में गारंटेड एडिशन का प्रावधान रखा है कि जैसे जैसे टर्म पूरा होता चला जाएगा और टर्म पूरे होने के साथ साथ ही पॉलिसी धारक को उसके फंड, उसके जो अकाउंट है, उसका जो फंड है, उसमें उतने पैसे की, उतने परसेंटेज में जो पैसे की वैल्यू बनती है, उस दिन जो पैसे की यूनिट की जो वैल्यू होती है, उस यूनिट को उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। यदि पॉलिसी 6 साल पूरे चल चुकी है तो 6 साल पूरे चलते ही पॉलिसी का जो सिंगल प्रीमियम है उसका 3%, यानी कि अगर मान लीजिए किसी का सिंगल प्रीमियम 10 लाख रुपए का है तो उसका 3% कितना हो गया, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये की जो उस हिसाब से, जो NAV के हिसाब से जो यूनिट बन रही होंगी, वो पॉलिसी होल्डर के अकाउंट में LIC क्रेडिट कर देगी, गारंटेड है ये। और जैसे 10 साल का टर्म पूरा होगा तो जितनी पॉलिसी सिंगल प्रीमियम है उसका 4%, यानी अगर मान लीजिए एग्जाम्पल है 10 लाख रुपए का तो उसका 4% कितना हो गया, 40,000 रुपये। 40,000 रुपये की जो भी यूनिट बन रही होंगी NAV के हिसाब से, वो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएंगी पॉलिसी होल्डर के में। ऐसे 15 साल पर 5% है, 20 साल पूरे होने पर 6% है, और 25 साल का टर्म पूरा होने पर, पॉलिसी का टर्म पूरा होने पर 7% गारंटेड एडिशन पॉलिसी होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है यूनिट के रूप में। ये एक बहुत बढ़िया बात है कि यूनिट लिंक मार्केट होते हुए LIC ने इसमें गारंटेड एडिशन का प्रावधान रखा। अब आती है बात दोस्तों अदर जो जनरल फीचर हैं इसके। स्विचिंग का जहां तक मैंने बात बताया कि LIC का फंड मैनेजमेंट तो उन्होंने रखा कि इतने से इतने % तक वो इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी पॉलिसी होल्डर को अधिकार है कि वो अपने एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करे। 4 बार उसको भी स्विच करने का बिल्कुल फ्री ऑप्शन दिया है। 4 बार के बाद भी अगर पॉलिसी होल्डर चाहता है तो वो स्विच कर सकता है। उसके लिए उसकी 100 रुपये उसके काट लिए जाएंगे, और इस 100 रुपये की जो भी NAV की फंड वैल्यू, जो यूनिट की वैल्यू बन रही होगी, वो यूनिट काट करके 100 रुपये काट करके वो स्विच कर दिया जाएगा। लोन इस पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है, लोन इस पॉलिसी में नहीं मिल सकता है, और बैक डेटिंग भी इस पॉलिसी में अलाउ नहीं है। जिस दिन पॉलिसी होगी उसी दिन की NAV के हिसाब से आगे चलेगा। सुसाइड क्लॉज इसमें है, अगर पॉलिसी धारक विद इन 12 मंथ सुसाइड कमिट कर लेता है तो यहाँ पर क्लेम नहीं मिलेगा, और केवल जो यूनिट की जो फंड वैल्यू है वो उसको पे कर दी जाएंगी। जहाँ तक बात है सुसाइड क्लॉज की, जो बच्चों की 8 साल से नीचे बच्चों पर सुसाइड क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। असाइनमेंट इस पॉलिसी में अलाउड है, और पॉलिसी का अल्ट्रेशन यानी इंक्लूजन ऑफ इसमें क्या है कि जो AB का राइडर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 8 साल के बच्चे को अगर पॉलिसी दी है तो 18 साल से पहले नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में 18 साल का बच्चा होते इसमें AB का राइडर इंक्लूड किया जा सकता है। उसके लिए 100 रुपये कटेंगे, आगे बात करेंगे आपसे। इन्हीं चर्चाओं के साथ में बाकी का इसका जो फीचर्स हैं वो अगले पार्ट में कवर करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करो। आपने समय दिया, वीडियो को सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद। अगले वीडियो में इसके दूसरे पार्ट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त है। नमस्कार दोस्तों।